हेलो एवरीवन। इंतज़ार ख़त्म हुआ। जो बच्चे मैसेज कर रहे थे कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर जिनका सेमेस्टर का एग्ज़ाम है आरयूएचएस का, रिसेंट में है, बस 4-5 दिन बचे हैं बस आपके पास तैयारी करने के। कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जैसे मैं हर बार लेके आता हूं। हल्का फुल्का बदलाव किया है मैंने। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का जो मैंने पेपर डाला था उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। एज इट इज़ वैसा का वैसा नहीं है, थोड़ा बहुत मैंने चेंज करके आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस रख दिए हैं। सेमेस्टर में जैसा कि अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपके पास ऑप्शन में रहता है, तो वैसा ही पैटर्न मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे एना और फिजियो के मिक्स क्वेश्चन मैंने रख दिए हैं। लास्ट 5-7 दिन जो आपके पास बचे हुए हैं, 4 या 5 दिन ही बचे हुए हैं, 7 दिन भी नहीं होंगे, जो भी दिन डेज बचे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को देख लेना कि कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, उनको पढ़ के चले जाना। जो आपको आ रहे हैं, जो आपकी तैयारी हो चुकी है वो अब तक हो चुकी होगी, ऑलमोस्ट आपने सारे क्वेश्चंस रीड आउट कर भी लिए होंगे। तो इन्हीं अच्छे क्वेश्चंस के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। सबसे पहले स्क्रीन पे आपके सामने लिखा हुआ है, आप ही की यूनिवर्सिटी है आरयूएचएस, देख करके एक मोटिवेशन मिल जाता है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के बेसिस पे क्या रहने वाला है, 2024 का क्वेश्चन पैटर्न। सेल और टिश्यू से क्या पढ़ के जाएं सर? हर हाल में आपको एपिथेलियम पढ़ के जाना है। वैसे तो कनेक्टिव टिश्यू इंपॉर्टेंट रहता है, पर इस बार एपिथेलियम पढ़ के जाना है। एपिथेलियम में भी इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, अच्छा सा पढ़ के जाना बच्चे। ट्रांजिशनल एपिथेलियम आने की पूरी संभावना है। अदरवाइज सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोई भी पूछा जा सकता है। एपिथेलियम, एपिथेलियम का फंक्शन पूछा जा सकता है। अगर एपिथेलियम का कोई फंक्शन पूछे ना तो एक ही शब्द में आंसर रखना, पीडीएफ, प्रोटेक्शन, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन। हर एपिथेलियम के ये 3 फंक्शन तो पक्के हैं और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के भी आ जाना। एपिथेलियम एंड इट्स ऑल अबाउट द फंक्शन। तो फंक्शन में एपिथेलियम के लिए एक ही शब्द है आपके लिए, सिर्फ एक वर्ड याद रख लेना, पीडीएफ, और इनको अच्छे से डिटेल में लिख के आ जाना। प्रोटेक्शन कैसे करता है, डिफ्यूजन कहाँ करता है, फिल्ट्रेशन कहाँ करता है, ठीक है। अगर एपिथेलियम का क्वेश्चन आता है तो उसका क्लासिफिकेशन भी बना के आना है। एपिथेलियम 2 हिस्से में बंटा हुआ है, सिंपल एपिथेलियम, स्क्वायमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के अंदर आपके जो चारों टाइप्स है वो सारे लिखने हैं, हल्का फुल्का एक एक 2-2 लाइन लिख के आ जाना। सिंपल स्क्वायमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार एंड सूडो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के अंदर भी आपको अल्टीमेटली वही बातें लिखनी है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस जिसमें 2 हिस्से हैं, क्रिएटिनाइज्ड एंड नॉन क्रिएटिनाइज्ड। उसके बाद आपको लिखना है बच्चा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। ये एक क्लासिफिकेशन बनाना है जिससे नंबर स्कोरिंग कैसे आते हैं मैं वही वो भी मैं साथ के साथ सिखा रहा हूं आपको कि अच्छे नंबर कैसे आ सकते हैं। एपिथेलियम आ जाए, क्लासिफिकेशन बनाओ। अगर फंक्शन आ जाए तो पीडीएफ लिखो और उसका बारीकी से आप उसका डिटेल में हल्का फुल्का सा जो डिस्क्राइब है वो कर दीजिए। ऐसा नहीं करना है कि 4 नंबर के क्वेश्चन में आप 10 नंबर का काम करके आ रहे हो, बट हाँ एक हाईलाइट पॉइंट तो जरूर डाल दें ताकि एग्जामिनर शुरू शुरू में देख के ही आपसे खुश हो जाए कि हाँ यार बच्चे ने काम बहुत शानदार किया है, ठीक है। तो एपिथेलियम आने की पूरी पूरी संभावना है। कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ के जाना है। कनेक्टिव टिश्यू भी बहुत आसान है, उसमें 3 ही चीजें इन्वॉल्व होती है, सेल होता है, फाइबर होता है, मैट्रिक्स होता है। यही बातें आपको उसमें डिटेल में लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट वन, तो एपिथेलियम और कनेक्टिव के अलावा आपको इसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कि अब इन 4-5 दिनों में, बचे हुए दिनों में आपको कुछ याद करने की जरूरत है। जो भी पढ़ लिया सो पढ़ लिया, ठीक है। डिवीजन भी आपने पढ़ लिए होंगे, माइटोसिस, मियोसिस। इरिथ्रोपोएसिस आरबीसी का फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं, आरबीसी कैसे बनती है, आपको ये स्टेप आपके नोटबुक में आपके टीचर्स ने आपको करवाए होंगे बच्चे। इरिथ्रोब्लास्ट, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, है ना, आपको ये सब डिटेल में डिस्कशन करवा दिया होगा कि कैसे कैसे ये स्टेप आगे बढ़ता है। इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, विटामिन B12 की जरूरत कहाँ होती है, इसके अलावा इसमें कोई हार्मोन्स भी काम करते हैं क्या, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन काम करता है क्या, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको लिख के आने हैं। इरिथ्रोपोएसिस एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आने लगेगी। एक मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस कैसे नहीं होता और शुरुआत में एक न्यूक्लियस कैसे होता है, ये सारा स्टेप आपको डिटेल में लिख के आना है, ठीक है बच्चा। तो WBC पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है, अगर WBC पे आता है तो WBC का भी शॉर्ट क्लासिफिकेशन कर ही देना बच्चे। वहां पे भी आपको वही चीजें लिखनी है, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, उसमें भी इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एज इट इज लिख के आना है सब कुछ।
नेम ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, देखो बच्चे ध्यान से सुनो, इरिथ्रोपोइसिस या क्लॉटिंग फैक्टर में से कोई एक अल्टरनेट हो सकता है, एक आ सकता है। क्लॉटिंग फैक्टर के सीधे सीधे सिर्फ नाम लिखने हैं, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं लिखना, और वो भी पूरा सीक्वेंस में लिख के आना है। जिन बच्चों ने क्लॉटिंग फैक्टर्स अभी तक नहीं पढ़े हैं, इसी चैनल पे, एनाटॉमी वाले गुरुजी के चैनल पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे मेरा एक शॉर्टकट वीडियो है जहाँ पे मैंने सिखाया है कि कैसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को हम याद कर सकते हैं। बड़ा ही प्यारा सा मैंने नेमोनिक उसमें बना रखा है, फेस पे तेरे चुनरी लाल आज सजा के आजा, कल से फिर होगी फिक्र तेरी। जिन बच्चों को ये याद नहीं है वो याद कर लेंगे, मजा आ जाएगा सुन के। तो सारे सारे क्लॉटिंग फैक्टर सीक्वेंस में लिख के आने, सीक्वेंस अप एंड डाउन मत कर देना, उल्टा सीधा मत कर देना, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हर साल इंपॉर्टेंट रहता है, इंपॉर्टेंट क्या, हर बच्चे को आना ही चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। अगर आप हार्ट की स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं तो 100% है कि कोई भी स्ट्रक्चर लिखेंगे उसके साथ के साथ आपको उसकी ब्लड सप्लाई भी आनी चाहिए, हार्ट की ब्लड सप्लाई भी आपकी आनी चाहिए। कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है, हार्ट तो सबको करता है, पर हार्ट को खुद को कौन करता है, कोरोनरी आर्टरी। इसका भी मैंने वीडियो डाल रखा है, वो भी आप देख लेंगे तो उससे आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। लास्ट मोमेंट पे इतना काम आप कर सकते हैं। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के लिए छोटा सा शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। आजकल क्या होता है बेटा कि पूरे टॉपिक को नहीं पूछा जाता, टॉपिक के अंदर से छोटा सा पॉइंट उठा करके आपके सामने रख दिया जाता है। चलो बताओ कि पल्मोनरी आर्टरी में क्या क्या है और पल्मोनरी वेन्स में क्या क्या है, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से निकलती है, पल्मोनरी वेन कहाँ जाती है, और आगे उसकी क्या क्या ब्रांचेज हो जाती है। ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो हल्का फुल्का माइन्यूट लेवल पे इन सब चीज़ों को पढ़ के जरूर जाएंगे, ठीक है बच्चा। सर्कुलेशन का पार्ट है ये, वहां देख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फिजियो का क्वेश्चन बनता है कार्डियक साइकिल, हर साल इंपॉर्टेंट रहता है, या तो कंडक्शन मेथड ऑफ द हार्ट रहता है या फिर कार्डियक साइकिल रहता है। इस बार के लिए आपके सेमेस्टर वाइज मेरे अकॉर्डिंग ये है कि कंडक्शन मेथड आपने पढ़ लिया होगा, वो वैसे भी बहुत आसान है, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफिस, परकिंजे फाइबर। बट मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे कि आपको इस बार कार्डियक साइकिल अच्छे से ढंग से करके जाना है। कार्डियक साइकिल की टाइमिंग नोटेड आपको हर तरीके से पता होनी चाहिए। 0.8 सेकंड का टाइम कैसे लगा, एट्रिया जब सिस्टोल डायस्टोल करते हैं, वेंट्रिकुलर पार्ट में जब सिस्टोल और डायस्टोल होता है तो कितना टाइम मेंटेन होता है, उसके कौन कौन से इवेंट्स होते हैं कार्डियक साइकिल के, वो सब आपको पढ़ के जाने हैं। याद रहेगा बच्चा। तो पूरा इवेंट लिखना है, उसके टाइमिंग्स लिखनी है, ठीक है। इवेंट्स में क्या क्या लिखने होंगे वही सारी बातें हैं आपके पास। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ना, पीरियड ऑफ इजेक्शन क्या होता है, प्रोटोडायस्टोल क्या होता है, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से इवेंट्स A to Z आने चाहिए। ये अगला पॉइंट क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम पे ज्यादा मेहनत मत करना, एक ही क्वेश्चन बनता है लिम्फ नोड, बट एक क्वेश्चन इस बार जो बन सकता है लिम्फेटिक सिस्टम में, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना बच्चा, स्प्लीन। स्प्लीन जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स आ सकता है, स्प्लीन के बारे में आप कम से कम 10 से 15 पॉइंट अच्छे अच्छे पॉइंट पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट वन, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, अंदर से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। तो गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन और उसका फंक्शन पढ़ेंगे कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अगर है तो उसका फंक्शन क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या वाटर्स होते हैं, क्या कोई आयंस होते हैं, क्या ये सब आपके कंपोजिशन में लिखा होता है, आप डिटेल में से पढ़ लेंगे। क्या कोई एंजाइम की भी जरूरत है इसमें। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बहुत आसान प्रोसेस माना जाता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन आपको करवाना है बढ़िया ढंग से। डिटेल में पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आने लगेगी, सारे एंजाइम्स भी आपको याद करके जाने हैं। लीवर की स्ट्रक्चर और फंक्शन ये तो इंपॉर्टेंट नहीं होता, वैसे जो बच्चा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ता है उसको लीवर के फंक्शन कम से कम 10 से 15 फंक्शन तो हर टाइम ईच एंड एवरी सेकंड याद रहना चाहिए। ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है कि सर ये कैसे आ गया, अरे भाई लीवर तो आपको पता ही होना चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका बाइलरी डक्ट सिस्टम क्या होता है, बिलिरुबिन कैसे बनता है, बाइल जूस कैसे बनता है, बाइल जूस के कंपोजिशन क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेटाबॉलिक ऑर्गन माना जाता है भाई लीवर, तो लीवर के बारे में सब कुछ डिटेल में आपको पहले से पता हो, तो लीवर भी पढ़ लेना, अच्छे ढंग से पढ़ लेना, क्वेश्चन बन सकता है। पीछे आया नहीं है ये क्वेश्चन, आ सकता है। फंक्शन ऑफ द एचसीएल,
HCl क्या क्या काम कर लेता है, एक एसिडिक मेंटेन करने का क्या काम है, एसिडिक मेंटेन कैसे करता है, एसिडिक मेंटेन करने से क्या लाभ है आपको, क्या प्रॉफिट है आपको, क्या बैक्टीरिया डेवलप नहीं होते एसिडिक मीडियम में, ये सब चीजें आपको HCl के बेनिफिशियल में लिख के आनी है। दूसरा, HCl और क्या क्या काम कर सकता है, क्या हमारे इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करने में हेल्प करता है, बिल्कुल सर। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है HCl की मदद से, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीधा बनता है या H पॉजिटिव या क्लोराइड आयन की फॉर्म में बनता है, सब कुछ आपको पहले से पता हो, ठीक है। पढ़ के जाना बच्चा अच्छे से सब कुछ, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं हल्की फुल्की, ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए। नेक्स्ट वन हमारे पास नेक्स्ट क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तो हर साल इंपॉर्टेंट है। लंग्स की स्ट्रक्चर और ब्रीदिंग, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चा हर साल इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी मेरी किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास देखेंगे वहां पे आपको ये दो क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे, क्योंकि ये खाली नहीं जाते हैं, एक क्वेश्चन अल्टरनेट पूछ लिया जाता है। अगर ये नहीं आता तो आजकल ये इस फॉर्म में आ जाता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेथड क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, ये आपको पहले से पता हो। यूरिनरी सिस्टम, किडनी की हिस्टोलॉजी या स्ट्रक्चर दोनों में से कोई एक आ सकती है। हिस्टोलॉजी का मतलब है कि किडनी को कट करें तो किडनी में हमें क्या नजर आता है, वो सब कुछ आपको डिटेल में पता होना चाहिए। नेफ्रॉन पूछा जा सकता है। यूरिन फॉर्मेशन, ये तो वैसे भी बहुत अच्छी फिजियोलॉजी होती है भाई, यूरिन कैसे बनता है, यूरिन के बनने के तीनों जो मेथड है वो आपको अच्छे से लिख के आने, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड बच्चा सिक्रेशन, यूरिन के बनने का पूरा कंपोजिशन भी आपको पता होना चाहिए। सेंसरी ऑर्गन में मिडिल ईयर की स्ट्रक्चर और कॉक्लिया की स्ट्रक्चर हर साल इंपॉर्टेंट है, इस साल भी इंपॉर्टेंट रहेगी, आप पढ़ के जरूर जाएंगे। और सेंसरी ऑर्गन के अंदर इस बार एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहां लिखने जा रहा हूं बेटा, आई के अंदर पर्टिकुलर कोई भी लेयर, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी पार्ट सीधा शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। जैसे मान लो कि किसी ने ऐसे दे दिया रेटिना पे बताओ रेटिना में क्या क्या होता है, तो रेटिना के अंदर पर्टिकुलरली लेयर्स आपको पता होनी चाहिए, उसमें पिगमेंटेड लेयर क्या होती है, रोड एंड कोन सेल्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, ये सब लिखाना। उसमें जितना भी थोड़ा थोड़ा अगर आपका आइडिया बनता है तो वैसे वैसे लिख के आ जाएं, हूबहू लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि किताब में जैसा लिखा है वैसा तो मुझे आता ही नहीं है, मैं लिख नहीं पा रहा हूं। बेटा कुछ नहीं लिखोगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, कुछ लिखोगे तो कुछ नंबर आने की संभावनाएं बनी रहेगी। क्वेश्चन पेपर को खाली छोड़ के आओगे तो समस्या है, नहीं खाली छोड़ोगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, उसके इर्द गिर्द लिख के जरूर आ जाना। जैसे मैंने कहा रेटिना आ गया, तो रेटिना में तुम तो जानते हो ना कि रोड एंड कोन सेल्स होती है, तो रोड एंड कोन सेल्स की हल्की फुल्की बातें आप दो दो चार चार लाइन लिख के आओगे तो उससे में भी आपको जो भी स्कोर मिलेगा वो बढ़िया ही मिलेगा, वो आपके हित की बात है, ठीक है। तो आईज में हमें क्या याद रखना है, रेटिना पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन बन सकता है, अदरवाइज आई की स्ट्रक्चर वैसे नहीं आएगी। कोई लेबल डायग्राम आ जाए तो आ जाएगी, आई का लेबल डायग्राम बना के दिखाओ, तो आई का लेबल डायग्राम सबको पता ही होता ना, इस तरीके से आप बना सकते हैं उसे, ऐसे से आपने खूब बनाया होगा इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो ऐसा सा एक लेबल डायग्राम बढ़िया सी उसकी तीनों लेयर बना के आ जाओ। ट्यूनिका फाइब्रोसा क्या है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका नर्वोसा, उसके अंदर भी सारे पार्ट्स लेबल कर दो। स्क्लेरा क्या है, कॉर्निया क्या है, कोरोइड, सीलियरी बॉडी, आइरिस और रेटिना, सब कुछ अच्छे से आपको उसमें अरेंज करके आना है, ठीक है बच्चा। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई भी प्रॉब्लम्स आए इस चैनल पे लेक्चर पड़े हुए हैं, बहुत पुराने लेक्चर्स हैं, आप उसमें से भी थोड़ा बहुत देख करके अपने अरेंजमेंट को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट है, स्पर्मेटोजेनेसिस, पर इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्पर्म की स्ट्रक्चर। कई टाइम से ये स्पर्म की स्ट्रक्चर नहीं पूछी गई है बेटा, स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ के जरूर जाना, खाली मत छोड़ के आना। थोड़ा बहुत पढ़ना, ज्यादा मेहनत भी मत करना कि स्पर्म पे ही लग जाओ तुम सारे के सारे। स्पर्म के अंदर हेड पार्ट, टेल पार्ट, उसका बॉडी पार्ट सब कुछ पढ़ के चले जाना, ठीक है ना। उसका एक्रोसोमल कैप क्या होता है, सब डिटेल में आपको हल्का फुल्का पढ़ के जाओगे तो कुछ लिख पाओगे आप। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है इंपॉर्टेंट, ओवरी और यूट्रस में से एक क्वेश्चन तो बन ही सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हर साल इंपॉर्टेंट रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसकी सारी स्टेजेस, यूट्रस में होने वाले चेंजेस और ओवरी में होने वाले चेंजेस, दोनों आपको अलग अलग स्टेजेस में बता के आने हैं, बिल्कुल क्लियर कट करके। पहले ओवरी में चेंजेस होते हैं, उसके बाद यूट्रस में चेंज होते हैं। ओवरी की तीनों फेजेस आपको अच्छे से लिख के आनी है बेटा। फोलिकुलर फेज क्या होती है, ओवुलेटरी फेज क्या होती है, ल्यूटियल फेज क्या होती है, डिटेल में लिख के आनी है। यूट्रस के बारे में भी आपको, यूट्रस में होने वाले चेंजेस भी आपको एडजेक्टिव्स लिख के आने हैं। मेंस्ट्रुअल फेजेस क्या होती है, प्रोलिफरेटिव फेज क्या होती है, पोस्ट ओवुलेटरी फेज क्या होती है, सब कुछ।
ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस बता रहा हूं मैं आपको, ओवरी में होने वाले चेंजेस और यूट्रस में होने वाले चेंजेस अलग अलग डिटेल में लिख के आने हैं। oogenesis प्रोसेस पूछा जा सकता है, फंक्शन ऑफ LH एंड FSH, ये एक नया क्वेश्चन है आपके लिए। LH और FSH के बारे में थोड़े थोड़े फंक्शंस पढ़ के चले जाना और वही लिखाना। नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंट हर साल की तरह क्रेनियल नर्व तो इंपॉर्टेंट है ही, 12 की 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व आपको सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। सीक्वेंस में लिख के आना, उससे रिलेटेड एक एक फंक्शन लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा, पर सीक्वेंस सही होना चाहिए। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ये सब आपको एक सीक्वेंस में पता हो। CSF क्या होता है, CSF का सर्कुलेशन क्या होता है, CSF का कंपोजिशन क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से पता हो। CSF डिटेल में पढ़ के जाना, ये खाली नहीं जाते ऐसे क्वेश्चन। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट वन, नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन, ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन कि नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या है। आपने पढ़ा होगा कि नर्वस सिस्टम दो हिस्से में बंटा हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी आपको दो पार्ट आपको अच्छे से पता होंगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर भी दो हिस्से हैं हमारे पास, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक को भी फिर दो हिस्से में बांटा हुआ है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ब्रेन के 3 हिस्से क्लासिफाई कर देना अलग अलग, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को अलग नाम से जानते हैं, वो भी लिख देना, प्रोजेंसेफेलोन। मिड ब्रेन को मीजेंसेफेलोन और हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलोन। प्रोजेंसेफेलोन के भी अलग अलग 2 हिस्से कर देना, उसमें भी आपको डिटेल में लिख के आने होंगे। टेलेंसेफेलोन क्या है, डायनसेफेलोन क्या है। टेलेंसेफेलोन में ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट लिख के आ जाना, सेरिब्रम। डायनसेफेलोन में हाइपोथैलेमस, थैलेमस, मेटाथैलेमस, सबथैलेमस, एपिथैलेमस, सबको लिख के आना है। तो अल्टीमेटली ये पूरा एक क्लासिफिकेशन है नर्वस सिस्टम का, जो आप अपनी नोटबुक में देख लेंगे या जहां से भी आपकी जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है, जहां से भी आपको टीचर ने करवाया है, वैसा का वैसा क्लासिफिकेशन बना के आना, उसमें एक एक 2 लाइन ऐड कर देना, एक अच्छा नंबर बन जाएगा। अबाउट द सेरिब्रम, सेरिब्रम के बारे में पूछा जा सकता है कि सेरिब्रम क्या है, सेरिब्रम की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या होती है और उसके सेरिब्रम के फंक्शन क्या है। स्पाइनल कोड का कट सेक्शन आ सकता है, स्पाइनल कोड पे क्वेश्चन काफी टाइम से नहीं आया बेटा, स्पाइनल कोड पे क्वेश्चन बन सकता है, पढ़ के चले जाना, खाली मत छोड़ के आना। नर्वस सिस्टम में इतनी बातें एक बार ठीक है। नेक्स्ट वन, स्केलेटन सिस्टम में क्या पढ़ना है, हर साल की तरह इंपॉर्टेंट साइनोवियल जॉइंट पूरा पढ़ के जाना है। एक ऐसा जॉइंट जो हमारी मूवमेंट करवाए, और साइनोवियल में कई मूवमेंट्स होते हैं, जैसे आपने अपनी गर्दन को हिलाया, ये भी तो मूवमेंट हो रहा है, ये भी साइनोवियल जॉइंट है। हमारा हाथ मूव कर रहा है, ये भी साइनोवियल जॉइंट है। हमारे ये जो आगे का हिस्सा, ये भी मूवमेंट कर रहा है, साइनोवियल जॉइंट है। पैर मूवमेंट कर रहे हैं, साइनोवियल जॉइंट। फिंगर्स मूवमेंट कर रहे हैं, साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट बेसिक तौर पे इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे गर्दन वाला मैंने बोला पाइवट जॉइंट होता है, यहाँ बॉल एंड सॉकेट होता है, ये वाला हिंज जॉइंट होता है, सैडल जॉइंट होता है, इसके अलावा प्लानर जॉइंट होता है। ये सब साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, डिटेल में लिख के आ जाओ, मजा आ जाएगा। फीमर, फीमर की स्ट्रक्चर पढ़ लेना बच्चा, फीमर आ सकता है, वैसे कोई चांस नहीं है इतने। बोन का क्लासिफिकेशन पूरा डिटेल में पढ़ के चले जाना बच्चे की, बोन का क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, डिटेल में इसका पूरा पैराग्राफ है, अच्छे से पढ़ लेना उससे। मसल्स की फिजियोलॉजी आ सकती है, संभावना कम है, पीछे मत पढ़ना, कम है संभावना, फिर भी हल्का फुल्का देख के चले जाना, 2-4 नंबर का तो फायदा हो ही जाएगा अगर आ जाए तो। एंडोक्राइन सिस्टम में थायराइड ग्लैंड इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, और कैल्सिटोनिन हार्मोन और पैराथ हार्मोन में डिफरेंस पूछा जा सकता है, याद करके जाएंगे। कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन, पैराथ हार्मोन जो यहां लिखा गया पैराथ हार्मोन, वो कहां से आ रहा है, पैराथायराइड ग्लैंड से आ रहा है। दोनों ही हार्मोन अलग अलग ग्लैंड से आ रहे हैं। कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है, ऐसा लगता है कि नाम से ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, पर कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता नहीं है बेटा, कम करता है। पैराथ हार्मोन उसका अपोजिट है, पैराथ हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, तो कैल्सिटोनिन उसको कम कर देता है। नाम से तो कैल्सिटोनिन लग रहा है कि ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, पर बढ़ाता नहीं है बेटा, कम करता है। ऐसे इसके कुछ फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, डिफरेंस है, पढ़ लेना। एड्रिनल ग्लैंड और उसके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। एड्रिनल ग्लैंड सीधा नहीं आएगा, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चे, डिटेल में पढ़ के जाएंगे, बहुत अच्छे से मैंने क्वेश्चन अरेंज कर दिए हैं आपके सामने। मोबाइल चलाते हुए आपको ध्यान रखना है,
इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। ये जो लास्ट में आपको सीन साइट सीन दिख रहा है बेटा, ये आप ही की तरह है, सारे दिन मोबाइल में बिजी रहे और लास्ट के मोमेंट पे पढ़ाई का जब टाइम आया तो अब आपको यूं लगता है कि सर अब क्या पढ़े, कितना पढ़े। इतने क्वेश्चंस तो बेटा पढ़ के ही जाना, अदरवाइज जो आपने तैयारी कर रखी है वो बेस्ट है। कोई क्वेश्चन खाली छोड़ के नहीं आना। ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से बहुत सारा ब्लेस यू, बहुत सारा आशीर्वाद आप सब बच्चों को, जहां से भी बिलोंग करते हैं, RUHS में, राजस्थान में, आप कहीं से भी हैं। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल बच्चा पढ़ के जाएंगे और हर बच्चे तक ये क्वेश्चन शेयर कर दें, ताकि कोई बच्चा बैक लग के बेचारा कम से कम 2-4 महीने पीछे ना हो जाए आपसे। आपका दोस्त है, उसको आगे लेके जाओ और इन क्वेश्चंस को बोलो कि पढ़ ही ले, इन 3-4 दिनों में इन्हीं को कर लेगा तो भी पास हो ही सकता है। बाकी आपकी किस्मत है। मैं कह रहा हूं 1% किस्मत होती है, 99% मेहनत होती है। उस 99% मेहनत पे भरोसा कीजिए, लग जाओ, जुट जाओ, कोई क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ के आना। थ्योरी में इतने काम अच्छे करने हैं कि सर हम आराम से निकल सकते हैं। टॉप करने वाला भी पास होने वाले के बराबर होता है। आगे मेहनत पे विश्वास रखना कि आगे हम कितना बढ़ सकते हैं, हमारा टारगेट क्या है, हमारी सफलता कहां तक जाएगी, इस पे हम विश्वास करेंगे। पढ़ लो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और पेपर को बहुत शानदार करके आओ। और ये जो मोबाइल जैसे पकड़ के बैठा हुआ ना, वैसे बिल्कुल मत बैठना। अब एग्जाम का टाइम है, क्वेश्चन करो और फटाफट लग जाओ इसके सॉल्यूशन ढूंढने में। कोई क्वेश्चन में आपको मदद चाहिए, ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सर ढंग से नहीं आता, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एनाटॉमी वाले गुरुजी। वहां मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा डेफिनेटली। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो भी मैं जवाब दूंगा आपका। ठीक है बच्चा, इंस्टाग्राम एनाटॉमी वाले गुरुजी, वहां पे जाए, मैसेज करेंगे, फॉलो करें ना करें मैटर नहीं करता, पर मैसेज करेंगे, आपको रिप्लाई मिलेगा, 100% मिलेगा। ब्लेस यू बच्चे, जुड़े रहो, बने रहो, आगे भी आपको ऐसी चीजें, सूचनाएं आपको मिलती रहेगी। थैंक यू टू ऑल, ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। डेफिनेटली पेपर शानदार होगा।